जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा 8 क्लास हो चुका है। यहाँ पर यदि आपने 1 से 8 तक का क्लास नहीं देखा है तो यहाँ पर इसी चैनल पर आपको 1 से 8 तक का क्लास मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर से देखें। आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन का यहाँ पर पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है, ताकि उस टॉपिक से यदि ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। तो इस लेक्चर को कम्प्लीटली जरूर फॉलो करें यहाँ पर, और ये जो सीरीज है इस सीरीज को कम्प्लीटली आप जरूर वॉच करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको साइंस में यदि मैक्सिमम मार्क लाना है तो इस सीरीज को आप जरूर से फॉलो करें। तो बढ़ते हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? ये आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 16 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्तिकाग्र क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इससे रिलेटेड। कॉन्सेप्ट एक टॉपिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये प्लांट में किस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड टॉपिक है। पहला होता है पुमंग। पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। यह कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेमेंस कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो ये क्या है? पुमंग एक नर भाग है किसका? पुष्प का, जिसमें लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है, कई यहाँ पर बनी होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। अब क्या है कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर का कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला होता है एक लंबा वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और दूसरा होता है क्या? अग्रभाग। जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ये इस टाइप का होता है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। और ये जो हमारा है ये लंबा वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिलामेंट यहाँ पर कहेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर परागकोश से में परागकण का विकास होता है। अब परागकण का विकास कहाँ होता है? तो परागकोश में। और परागकोश किसका भाग है यहाँ पर? तो पुंकेसर का भाग है। और पुंकेसर यहाँ पर जो मिलकर के क्या बनाता है? पुमंग बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरीके से याद रखना है कि पुष्प के नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। पुमंग में जो होती है लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। फिर अगेन पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक यहाँ पर लंबा वाला भाग होता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, तंतु। और एक अग्रभाग होता है जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं। और परागकोश में क्या होता है? परागकण का विकास होता है। तो ये था हमारा पुष्प का नर वाला भाग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुष्प के मादा वाले भाग को भी देखते हैं। पुष्प के मादा वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? जायांग कहते हैं। यह क्या है? यह पुष्प का मादा भाग है। अब क्या है कि यह भाग कार्पेल्स स्त्रीकेसर इकाई का मिलकर बना होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर तीन भाग है। कौन कौन से? यहाँ पर सबसे नीचे फूले भाग को अंडाशय कहते हैं, ओवरी जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं, तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अब क्या होता है कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी बार बार पूछा जाता है कि परागकण किसे कहते हैं, तो परागन किसे कहते हैं? तो परागन किसको कहेंगे हम लोग? परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। तो ये था हमारा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि वर्तिकाग्र क्या है। अब कह रहा है कि उसकी क्या भूमिका होती है।
तो सबसे पहले अंडाशय था, फिर वर्तिका था और उसके बाद क्या था, वर्तिकाग्र था। कह रहा है अंड कोशिका के साथ संलयन, बीज के रूप में विकास, परागकणों का आवरण स्थल, उसके बाद है परागकणों का उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परागकणों का अवतरण स्थल। अवतरण स्थल का मतलब क्या हो गया, अवतरण का स्थल का मतलब हो गया कि यहाँ पर परागकण जो है क्या करते हैं, परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो वर्तिकाग्र क्या हो गया, अवतरण स्थल हो गया, जहां पर वो क्या होते हैं, उतरते हैं यहाँ पर। तो परागकण सबसे पहले कहाँ उतरते हैं, परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर उतरते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो इस कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर को आप जरूर फॉलो करें। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एल्केन का क्लोरीनीकरण कैसे होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर है मीथेन का क्लोरीनीकरण। यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनीकरण का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर मीथेन क्या है, एक एल्केन का यहाँ पर सदस्य है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, मीथेन का एग्जाम्पल ले लिए। अब मीथेन का एग्जाम्पल लेकर के इस को हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मीथेन क्या हुआ, CH4, इसमें हम लोग Cl2 से अभिक्रिया करवाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है CH3Cl, उसके बाद HCl। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा CH4 से क्या हो गया, CH3 हो गया, और एक HCl क्या हो गया, यहाँ पर Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पर किस तरह के अभिक्रिया देखने को मिला है, प्रतिस्थापित हो गया है। तो यहाँ पर किस तरीके का अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। योगज और प्रतिस्थापन श्रृंखला अभिक्रिया दोनों, योगज अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका एग्जाम्पल था यहाँ पर, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पर एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि कार्बन एक अस्थिर यौगिक क्यों बनाता है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का, कि कार्बन जो है एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। ठीक, तो सबसे पहले है यहाँ पर कि उच्च पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, उसके बाद है कि बड़े साइज के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है कि कार्बन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन के बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी पास होते हैं, नाभिक के काफी पास होते हैं। दूसरा क्या है रीजन, कि यहाँ पर जब कार्बन अन्य परमाणुओं या स्वयं कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है तो नाभिक और साझा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत मजबूत होता है। क्या होता है यहाँ पर, जब कार्बन अन्य परमाणु या स्वयं कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है तो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन साझा किया गया है के बीच आकर्षण बल क्या होता है, यहाँ पर आकर्षण बहुत मजबूत होता है। इसी वजह से जैसे कार्बन कार्बन हो गया या कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सहसंयोजक बंधन बनता है, जिससे बंध बहुत प्रबल होते हैं। तो यहाँ पर प्रबल आबंध का मतलब क्या हो गया, अधिक अस्थिर यौगिक। ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रबल आबंध का मतलब क्या हो गया, अस्थिर, अधिक अस्थिर यौगिक। जितने प्रबल आबंध रहेंगे उतने ही यहाँ पर यौगिक जो बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा ही यहाँ पर क्या होगा, स्थिर यौगिक बनेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्यों बनाता है, क्योंकि छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाते हैं। प्रबल आबंध किसके कारण बनाते हैं, छोटे आकार के कारण यहाँ पर बनाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आरबीजेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि मानव में यहाँ पर के मामले में विकासशील भ्रूण जो होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है
तो अपशिष्ट उत्पादों को किसके द्वारा यहाँ पर निष्कासित किया जाता है? तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? एक टर्म होता है अपरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपरा को। अब अपरा क्या होता है? अपरा होता है कि माँ और भ्रूण के बीच बनने वाली एक अस्थायी संरचना होती है। क्या होता है ये? अस्थायी संरचना होता है, ये अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी संरचना होता है किसके बीच? और माँ और भ्रूण के बीच जो बनता है। अब उसके बाद क्या है? जो गर्भावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या क्या भूमिका निभाता है? यहाँ पर क्या है कि मादम में विकासशील भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन प्लेसेंटा अपरा के द्वारा होता है। तो जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो उस समय जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा अपरा के द्वारा होता है। अब क्या है यहाँ पर कि अपरा का मुख्य कार्य क्या क्या है? तो पहला क्या है कि भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना। जो यहाँ पर बच्चे पल रहे होते हैं माँ के गर्भ में, तो वहां पर जो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पर अपरा के द्वारा यहाँ पर भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। दूसरा है माँ के रक्त से भ्रूण के पोषक तत्व देना। यहाँ पर भ्रूण को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वो कौन देता है यहाँ पर? तो अपरा देता है। किसके माध्यम से? माँ के रक्त से यहाँ पर पोषक तत्व निकाल करके यहाँ पर भ्रूण तक पहुंचाता है। कौन? अपरा। तीसरा है यहाँ पर कि भ्रूण द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, CO2 के को माँ के रक्त में भेजता ताकि माँ का शरीर उन्हें बाहर निकाल सके। तो ये था हमारा जो अपरा का मुख्य कार्य है। पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन प्रदान करता है भ्रूण को। दूसरा कार्य क्या है कि पोषक तत्व प्रदान करता है यहाँ पर भ्रूण को। और तीसरा क्या है कि भ्रूण द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है जैसे यूरिया, CO2, तो इसको क्या करता है? अपरा यहाँ पर माँ के रक्त में भेजता है। तो ये था अपरा, प्लेसेंटा और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन करने में मदद करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन करता है? प्लेसेंटा, जिसको हम लोग क्या करते हैं? अपरा कहते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? CH3COCH3 और C2H5OH यौगिकों के लिए सही IUPAC नाम का चयन कीजिए। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग IUPAC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर क्या है? ग्रुप नेम। ग्रुप नेम क्या हो गया यहाँ पर? जैसे अल्कोहल हो गया, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह हो गया, तो यहाँ पर ग्रुप नेम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर सिंबल है कि उसमें क्या लगा होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है। जैसे अल्कोहल के लिए ROH है, यहाँ पर लास्ट में क्या लगा होगा? OH लगा होगा या OH लगा होगा। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए, CH3OH, C2H5OH यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा है एल्डिहाइड समूह, इसमें क्या लगा होगा? CHO लगा होगा, RCHO। R का मतलब क्या हो गया यहाँ पर एल्किल हो गया, CH3 यहाँ पर हो गया, इस टाइप से यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? HCHO, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। दूसरा क्या है? CH3CHO। तीसरा है हमारा हेलाइड समूह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। यहाँ पर R के साथ क्या लगा होता है? ClBrI ये लगा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलोजन ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर हेलाइड समूह। इसका एग्जाम्पल क्या है? CH3Cl, CH2H5Cl। उसके बाद है हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसमें क्या लगा होता है? R के साथ COOH लगा होता है, जैसे CH3COOH, HCOOH यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या है? अगला कीटोन। कीटोन में क्या होता है? यहाँ पर RCOR- लगा होता है, जैसे यहाँ पर क्या है? CH3COCH3। उसी तरीके से यहाँ पर C2H5COCH3 है। उसके बाद क्या है हमारा अगला? यहाँ पर ईथर है। ईथर में क्या होता है? ROR- होता है। क्या होता है? ROR-। अब यहाँ पर जैसे क्या है? एग्जाम्पल के लिए CH3OCH3। उसी तरीके से यहाँ पर C2H5OCH3। अगला है हमारा यहाँ पर ईस्टर। क्या है? ईस्टर। ईस्टर में क्या लगा होता है? RCOOR। क्या लगा होता है? RCOOR। तो यहाँ पर क्या हो गया? HCOO, यहाँ पर CH3। दूसरा क्या हो गया? CH3COO C2H5। अगला क्या है हमारा यहाँ पर? एमीन। एमीन में क्या लगा होता है? NH2 लगा होता है, जैसे RNH2 हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए CH3NH2 C2H5NH2। तो ये था IUPAC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हमारा जो ग्रुप नेम है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, यहाँ पर हेलाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, एमीन। यहाँ पर उसका क्या सिंबल है, क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर
CH3CO CH3 C2H5OH। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो, R, उसके बाद CO R डैश लगा हो तो वो किसका ग्रुप हो गया, वो कीटोन का ग्रुप हो गया, कीटोन का हो गया। दूसरा क्या है, C2H5OH, यहाँ पर ROH लगा हो तो वो किसका ग्रुप हो गया, एल्कोहल का ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया कीटोन का ग्रुप और ये हो गया यहाँ पर एल्कोहल का ग्रुप। तो कीटोन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये एल्कोहल का है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन और इथेनॉल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक कार्बन रहता, यहाँ पर क्या हो जाता, CH3OH, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर संवेग है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा है वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण। चौथा ऑप्शन है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए, जब वस्तु अपनी गति की स्थिति को, मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो क्या है, गतिशील है, अब वो अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें जो प्रतिरोध कार्य करता है, जो उस गति को रोकने का कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या करा है कि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा, या फिर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी यहाँ पर बल कार्य ना करे। तो ये क्या हो गया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व ऐसा गुण है जिसके कारण यदि वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगा, और यदि गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर जड़त्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां, जो सर्जिकल विधियां होती है, जोखिम भरी क्यों होती है। आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि वे जनन क्षमता बढ़ा सकती है, वे अंडोत्सर्जक सर्ग को रोक सकती है। तीसरा है वे हार्मोन संबंधित दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, और चौथा है वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। क्या मतलब हो गया इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि जब परिवार नियोजन किया जाता है तो वहां पर यदि सही तरीके से नहीं किया गया हो, यदि परिवार नियोजन सही तरीके से नहीं किया गया है तो वहां पर जोखिम भरा हो सकता है। वहां पर क्यों हो सकता है, क्योंकि वे क्या होता है, संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। वहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमण का या जटिलताओं का क्या हो जाएगा, कारण हो सकता है। तो इसीलिए जब परिवार नियोजन किया जाता है तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है। अगेन आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये नमक है, नमक क्या हो गया यहाँ पर, जिसको हम लवण भी कहते हैं। नमक क्या हो गया यहाँ पर, NaCl। NaCl क्या है यहाँ पर, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। यहाँ पर यौगिक हो गया, यहाँ NaCl। NaCl क्या हो गया, यौगिक हो गया। अगला है यहाँ पर आयरन। आयरन क्या है यहाँ पर, तत्व है। क्या है, तत्व है। अगला है यहाँ पर जल। जल भी क्या है यहाँ पर, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अगला क्या है यहाँ पर, वायु है। तो वायु क्या हो गया यहाँ पर, मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण हो गया। वायु मिश्रण हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, वायु हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मिश्रण सेलेक्ट करना था। यहाँ पर जो होता है क्या होता है, तत्व यौगिक मिश्रण। पदार्थ के तीन यहाँ पर भाग होते हैं, कौन, तत्व यौगिक और मिश्रण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तत्व आयरन जैसे हो गया तो ये तत्व हो गया, NaCl हो गया तो ये यौगिक हो गया।
जल का तो एग्जाम्पल बार बार आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जल क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण। तो क्या हो जाएगा, जल मिश्रण नहीं है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो क्या है, यौगिक है, और वायु यहाँ पर क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। आरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है एक नर्वस सिस्टम। क्या होता है यहाँ पर, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र, क्या रहा है कि मानव के 3 भागों में बांटा गया है। मानव के यहाँ पर जो होता है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मानव के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तीसरा क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है यहाँ पर, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या हो गया, यहाँ पर कपाल तंत्रिका प्लस मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है क्या, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, ये होता है कि शरीर के आंतरिक अंगों जैसे किडनी, अमाशय, हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि यहाँ पर शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करता है, यहाँ पर कि शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा जो क्रियाएं होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। साथ ही साथ किससे मिलकर के बना होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के किसका निर्माण करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित, यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप में प्रभावित करता है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहले भी कि आर बराबर क्या हो जाता है, रो इंटू एल बाय ए। यहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हो गया। यहाँ पर आर क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहा है कि अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है, चालक की शक्ति, चालक में वोल्टता, चालक से पारित होने वाली धारा और चालक की लंबाई। तो यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया FeCuSO4 Fe प्लस CuSO4 टेस्ट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस CO किस अभिक्रिया को दर्शाती है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है Fe प्लस CuSO4 क्या बनाया यहाँ पर, FeSO4 प्लस Cu बनाया यहाँ पर। तो ये क्या है, दहन प्रक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो दहन प्रक्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 यहाँ पर अणु जो होते हैं विस्थापित होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही अणु विस्थापित हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में क्या होता है, A प्लस बी मिलकर के AB का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप का भी यहाँ पर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में भी अगर यहाँ पर दे देता कि द्विविस्थापन और एकल विस्थापन ऑप्शन में रहता तो हम लोग किसको टिक करते हैं, यहाँ पर एकल विस्थापन को टिक करते। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि कब दहन प्रक्रिया होगा, द्विविस्थापन कब हम लोग समझेंगे, और संयोजन कब समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्या करा है, किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है। आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, विलियन होता है, उसके बाद कोलाइड होता है, उसके बाद निलंबन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि विलियन का साइज, तो विलियन का साइज क्या होता है, विलियन का साइज होता है यहाँ पर व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा है ये होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी नंगी आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो विलियन के कणों को हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका साइज क्या होता है, व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये याद रखने आपको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्या करा है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि बीजाणु बनना जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब बीजाणु बनना क्या होता है? बीजाणु बनना का मतलब हो गया, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। क्या है ये? एक अलैंगिक, यहाँ पर बीजाणु बनना एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें पौधे बहुत छोटे छोटे हल्के और मोटी दीवार वाले बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हल्के मोटी दीवारें बनाते हैं, यहाँ पर जिस वाले बीजाणु बनाते हैं। उसके बाद क्या है? फर्न और मांस जैसे गैर फूल वालों पौधों में बीजाणु बनते हैं। फर्न और मास क्या है? पौधे हैं जिसमें क्या होता है कि गैर फूल है, मतलब कि इसमें फूल का निर्माण क्या होता है? नहीं होता है, इसमें पुष्प नहीं होता है, वाले पौधे में क्या होता है? बीजाणु बनते हैं। यानी कि ये जो बीजाणु हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये किसमें बनता है? ये गैर पुष्प वाले पौधों में। गैर पुष्प वाले का क्या मतलब हो गया कि इसमें फूल नहीं खिलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्न और मास। तो फर्न और मास ऐसा यहाँ पर पौधा है जिसमें क्या होता है? फूल नहीं खिलता है, तो उसमें क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। अब आगे क्या है कि ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो बीजाणु यहाँ पर बना है, तो ये बीजाणु क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। अब आगे क्या है कि बीजाणुओं की दीवार मोटी होती है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर उठे मोटी दीवारें बन जाती है, तो यहाँ पर मोटी होती है जिससे वह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर बीजाणुओं की जो दीवार होती है वो मोटी होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में वो क्या होता है कि जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर बीजाणु बनना का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से बीजाणु बनता है, ये क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन की क्या है? विधि है। इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्या कर रहा है कि पौधे में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन, बीजाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बीजाणु क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है कि बीजाणु फर्न और मांस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि बीजाणु किस में बनते हैं? बीजाणु बनते हैं कि गैर पुष्प वाले। गैर पुष्प वाले मतलब गैर फूल जो होते हैं जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, उस पौधों में क्या होता है? यहाँ पर बीजाणु बनते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? यदि लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ हम लोगों को क्या है? नहीं सेलेक्ट करना है, जो सत्य नहीं है, असत्य कथन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहला कथन क्या है कि यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है, तो ये सही है हमारा। दूसरा है यदि हम धारा की दिशा को उलट दे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तीसरा है हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम का उपयोग करते हैं। वाम हाथ का मतलब क्या हो गया? वामा हाथ, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। यहाँ पर ये हमारा फ्लेमिंग के हम लोग क्या करते हैं? वामा हाथ नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। यूज राइट हैंड रूल, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड रूल का यहाँ पर दायां हाथ के नियम को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा वामा हाथ। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग यहाँ पर जनरेटर में यूज करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता क्या है? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मैंने पिछले भी क्लास में आपको ये कंप्लीट डिस्कशन किया था कि राइट हैंड रूल कहता है यहाँ पर कि यदि हम लोग अपने अंगूठा यहाँ पर तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखें और यदि हमारा अंगूठा मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा है, यहाँ पर यहाँ तर्जनी उंगली जो है ये किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो हमारा मध्यमा उंगली है ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को या करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, यहाँ पर हमारा जो मिडिल फिंगर है। तो ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसको आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्या करा है? ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि इसमें पहले वृद्धि होती है और फिर कुछ समय पश्चात कमी हो जाती है। दूसरा है यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तीसरा है विसरण की दर ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है तापमान बढ़ने के साथ यह घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ताप बढ़ने से क्या होता है? विसरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता है।
विसरण की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, राइजोपस, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है। जो राइजोपस में धागे जैसी संरचना होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब सबसे पहले राइजोपस होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि राइजोपस क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब क्या है यहाँ पर राइजोपस, राइजोपस क्या होता है, तो इसे हम लोग ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। यह एक कवक है, क्या है यहाँ पर राइजोपस जो है एक क्या है, कवक है, ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह एक क्या है, कवक है। इसका शरीर धागे जैसी बहुत पतली संरचनाओं से बना होता है जिससे कवक तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, कवक तंतु कहते हैं। ये कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। यही कवक तंतु भोजन को अवशोषित करने और वृद्धि में मदद करता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया कि राइजोपस एक क्या है, यहाँ पर एक कवक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर धागे जैसी बहुत पतली संरचनाओं से बना होता है। इसका शरीर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं, किसको कहते हैं, जो धागे जैसी पतली संरचनाओं से बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। अब क्या होता है कि ये कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल के टाइप का संरचना बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। अब ये कवक तंतु क्या करता है कि भोजन को अवशोषित करने और वृद्धि में मदद करता है। तो ये था राइजोपस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि धागे जैसी जो संरचना होती है उसके हम लोग क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि राइजोपस क्या है, एक कवक है, क्या है, एक कवक है, एक कवक है। राइजोपस क्या है, एक कवक है। यहाँ पर ये याद रखना है आप लोगों को कि राइजोपस एक कवक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन क्या रहा है, आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रेड मोल्ड किसको कहा जाएगा, ब्रेड मोल्ड कहा जाएगा राइजोपस को। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि आरआरबी यहाँ पर जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन 2024 का, फिर आरआरबी टेक्नीशियन में क्या हो गया, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा और यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया, घुमा करके थोड़ा रिपीट कर दिया। वहां पर पूछा था कि यहाँ पर धागे जैसी संरचना जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो राइजोपस से कॉन्सेप्ट था वहां पर। यहाँ पर क्या कह दिया कि राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं, तो राइजोपस को कहते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप कोई अपने क्वेश्चन को बनाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आप यदि समझने की कोशिश करोगे, ना कि क्वेश्चन को रटने का प्रयास करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन को क्या करोगे, समझने का प्रयास करोगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो एग्जाम में उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे, आप इजी वे में कर लोगे वहां पर। तो आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगा। तो आपको क्या यहाँ पर फोकस करना है, फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट को समझने पर, ना कि क्वेश्चन को यहाँ पर रखने पर आपको फोकस करना है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने आपको अलैंगिक प्रजनन के कितने टाइप्स होते हैं और किस किस जीव में कौन से टाइप्स का यूज किया जाता है ये भी मैंने बताया था। अभी मैं यहाँ पर फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप क्या करो, यहाँ पर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला होता है अलैंगिक प्रजनन में विखंडन। विखंडन में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। अब द्विविखंडन किस किस जीव यहाँ पर जीव में होता है, तो पहला है जीवाणु। इसमें क्या होता है, द्विविखंडन होता है, अमीबा, पेरामीशियम, लिस्मेनिया। ये लिस्मेनिया भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, यहाँ पर द्विविखंडन द्वारा यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है हमारा बहुविखंडन। बहुविखंडन द्वारा किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में यहाँ पर बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। दूसरा है हमारा यहाँ पर खंडन। खंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन स्पाइरोगारा। ये भी इंपोर्टेंट किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि खंडन द्वारा किसमें होता है, तो स्पाइरोगारा में होता है। यहाँ पर तीसरा है हमारा मुकुलन। मुकुलन क्या है, ये हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं।
तो यहाँ पर हाइड्रा और ईस्ट में किसके द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ये आपको हाइड्रा तो इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने यहाँ पर इस सीरीज में करवाया है, तो आपको याद ही हो गया कि हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। अगला है हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किस में होता है? जीवाणु में होता है, शैवाल में होता है और कवक में होता है। क्या होता है? बीजाणु जनन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है हमारा पुनर्जनन। पुनर्जनन द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है। क्या होता है? प्लेनेरिया में होता है। अगला है हमारा कायिक जनन। कायिक जनन किस में होता है? यहाँ पर केवल पौधों में, जैसे आलू, प्याज, केला, लहसुन, यहाँ पर गुलाब जो होता है, क्या है? गुलाब यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर कायिक जनन होता है। अगला है हमारा उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर किसमें होता है? गुलदावदी, शतावरी, यहाँ पर आर्किड के पौधा। इसमें क्या होता है? यहाँ पर उत्तक संवर्धन द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन के कितने टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर जीव के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि किस जीव में किस टाइप के यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन का यूज किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन। अभी हम लोगों ने देखा। खमीर, ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, मुकुलन होता है, ये भी सही है। हाइड्रा में बहुविखंडन, तो ये हमारा क्या है? गलत है। हाइड्रा में क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा, हाइड्रा हो और ईस्ट हो या खमीर हो, उसमें क्या होता है? मुकुलन होता है, तो बहुविखंडन नहीं होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रा में मुकुलन होगा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर? जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाता है? आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, कंपास की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पर विक्षेपित होता है? कि कंपास की सुई जो होती है वो भी एक क्या होता है? छोटी छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। अब आप ही बताओ, यहाँ पर छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है, तो यहाँ पर क्या है? एक छड़ चुंबक ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर कंपास की सुई भी एक क्या है? छड़ चुंबक है। जब किसी छड़ चुंबक के पास एक दूसरे छड़ चुंबक को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर विक्षेपित हो जाएगा। विक्षेपित कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर यदि नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पर दो, एक मान लो यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या है? छड़ चुंबक है। मान लो यहाँ पर दो छड़ चुंबक है। यदि यहाँ पर क्या है? नॉर्थ नॉर्थ साउथ है, यहाँ भी क्या है? नॉर्थ साउथ है। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा यहाँ पर। और यदि यहाँ पर उल्टा रहता, नॉर्थ नॉर्थ रहता, तो क्या करता? एक दूसरे को रिपेल करता। तो ये क्या हो जाता है? विक्षेपित होना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? विक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या है? याद रखने हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कंपास की सुई क्या हो जाता है? एक छोटी छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सक्रियता श्रेणी तो मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ पर फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है ये होता है कि धातुओं की वह सूची होती है जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। घटते क्रम का क्या मतलब हो गया? कि जो धातु ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। जैसे क्या हो गया यहाँ पर? पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जास्ता, जिंक, फिर आयरन, लोहा, फिर सीसा, यहाँ पर लेड, उसके बाद कॉपर, तांबा, चांदी, उसके बाद सोना। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक भी आपको बताया था कि पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। यहाँ पर क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैं यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ पर उसके बाद लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु क्या है? यहाँ पर पोटेशियम है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर सोडियम होता है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? पोटेशियम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्या करा है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज है उसको यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किसमें यूज नहीं किया जाता है।
इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, सीएफसी का, हम लोग वहां देखते हैं। क्या है कि सीएफसी का व्यापक रूप से उपयोग कहाँ होता है, निम्नलिखित जगह होता है। जैसे पहला क्या है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में शीतलक के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रेफ्रिजरेशन जो होता है और एयर कंडीशनर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सीएफसी का। दूसरा है क्लीनर में विलायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर सीएफसी का। तीसरा है यहाँ पर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, सीएफसी का। तो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के लिए। चौथा है हमारा यहाँ पर फोम, जैसे क्या हो गया अग्निशामक। तो अग्निशामक के उत्पादन में यहाँ पर ब्लोइंग एजेंट के रूप में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर सीएफसी का यूज किया जाता है। अगला है हमारा यहाँ पर एरोसोल में प्रणोदक के रूप में क्या होता है, एरोसोल में यहाँ पर प्रणोदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर सीएफसी का यूज किया जाता है। तो ये था सीएफसी का यूज जहां हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि कहाँ नहीं किया जाता है। तो एरोसोल स्प्रे में अभी हम लोगों ने देखा यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में अभी हम लोगों ने देखा शीतलक के रूप में, यहाँ पर अग्निशामक में अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्या है हमारा यहाँ पर ग्राइंडर। तो ग्राइंडर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ग्राइंडर क्या है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीएफसी का यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या करा है, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। गतिशील जनन कोशिका आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर 2024 का। तो मैंने इसी क्लास में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जनन कोशिका के बारे में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर नर भाग होता है, मादा भाग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है गतिशील, यहाँ पर परागकोश से निकल करके परागकण जो होता है वो नर वाले भाग से निकल करके मादा वाले भाग में जाता है। तो गतिशील क्या हो गया यहाँ पर, नर युग्मक। मेल गेमेट क्या हो गया यहाँ पर, गतिशील होता है, जो निकल करके फीमेल गेमेट में यहाँ पर क्या होता है, उससे मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नर युग्मक क्या हो जाएगा, यहाँ पर गतिशील जनन कोशिका हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या हो जाएगा, CaO। क्या हो जाएगा यहाँ पर, CaO क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड से जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि बुझे हुए चूना CaOH का हॉल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर CaOH का हॉल 2 जिसको हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद उसमें हम लोग जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 बनता है यहाँ पर। उसके बाद क्या है यहाँ पर CaO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जो अभी हमारा क्वेश्चन था कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो CaO को कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्विकलाइन, या इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अगला है हमारा CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, और बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के हॉल 2 को। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या करा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। आरबी ELP का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है यौन संचारित कौन कौन से रोग होते हैं, चाहे वो वायरस के कारण हो चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हो, उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है कि वायरस से होने वाला यौन संचारित रोग क्या क्या है यहाँ पर। पहला है एड्स। एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है यहाँ पर। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है यहाँ पर एड्स। दूसरा है हमारा जननांग हर्पीज, जिसको हम लोग हर्पीज भी कहते हैं सिर्फ यहाँ पर। तो किसके कारण होता है, HSV वायरस के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण क्या होता है, यहाँ पर हर्पीज रोग होता है। तीसरा है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, HBV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण यहाँ पर क्या होता है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जननांग मत्स्य।
जननांग मत्स्य किसके कारण होता है? यहाँ पर FSPV वायरस के कारण यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? यहाँ पर जननांग मत्स्य रोग होता है। तो ये था हमारा जो वायरस के कारण होने वाले यौन संचारित रोग है। जो यौन संचारित रोग ऐसे हैं जो वायरस के कारण होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो यौन संचारित रोग है, जो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो वो कौन कौन से है यहाँ पर? सबसे पहला है सुजाक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोनेरिया भी कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अब कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो निसेरिया गोनोरी जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरी जीवाणु के कारण होता है सुजाक या गोनेरिया यहाँ पर रोग होता है। दूसरा है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस किसके कारण होता है? यहाँ पर सिफिलिस होता है ट्रोपोनेमा पेलिडम जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है? ट्रेपोनोमा नेमा पेलिडम जीवाणु के कारण क्या होता है? सिफिलिस होता है। अगला है हमारा क्लेमाइडिया। क्या है? क्लेमाइडिया। अब क्लेमाइडिया किसके कारण होता है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? क्लेमाइडिया रोग होता है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर जो यौन संचारित रोग है वो वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा योग संचारित रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण अभी हम लोगों ने देखा, पहला क्या है? मत्स्य और सुजाका। तो मत्स्य तो वायरस के कारण होता है, बट सुजाका क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये हमारा नहीं होगा। सुजाका और सिफिलिस ये दोनों क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण। सिफिलिस और एड्स, तो एड्स तो वायरस के कारण होता है, बट सिफिलिस क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। चौथा है हमारा मत्स्य और एड्स। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य और एड्स ऐसे रोग है जो यहाँ पर क्या होता है? वायरस के कारण होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड। नंबर 25 क्या कर रहा है? यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हो, मान लीजिए कि प्रत्येक का मान R हो, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे कि दो प्रतिरोध क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है? वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है? करंट है। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू R दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर 2R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वैल्यू RR दिया हुआ है। इसी को जब ऐसे कह देगा कि यहाँ पर क्या है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर वोल्टेज भी लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? करंट आई जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? R हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? R हो गया। तो R इक्विवेलेंट जब दो प्रतिरोध क्या हो? यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाता है? R1 इंटू R2 बट्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो जब यहाँ पर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? R इंटू R बट्टा क्या हो जाएगा? R प्लस R 2R हो जाएगा। यहाँ पर R और R कट जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर R बाय 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। जब श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हो तो यहाँ पर 2R हो जाएगा, और जब समांतर क्रम में जुड़े हो तो R बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आप इसको इजिली वे में सॉल्व कर सकते हो, पीछे क्लास में भी मैंने इसको बताया था। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या करा है कि कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय शोषण द्वारा पाइरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? अब यहाँ पर हम लोग पहले शोषण क्या होता है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? शोषण के प्रकार। शोषण के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है? अवायवीय शोषण, दूसरा क्या होता है? वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण का क्या मतलब हो गया? अवायवीय शोषण का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवायवीय शोषण कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण भी कहते हैं, जो किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब अगला है हमारा यहाँ पौधों तथा मानव में यहाँ पर अनॉक्सी शोषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं, हमेशा नहीं होता है। तो फिर कब होता है? ये तब होता है जब कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु में अवायवीय शोषण हमेशा होता है।
इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अवायवीय शोषण जो होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो पौधों तथा मानव में जो होता है वो हमेशा नहीं होता है। पौधों तथा मानव में तभी अनोक्सी शोषण होगा जब क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अवायवीय शोषण होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर अवायवीय शोषण ही होता है सिर्फ। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जीवाणु तथा पौधों में अवायवीय शोषण होने पर इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। क्या होता है, जब यहाँ पर जीवाणु तथा पौधों में अवायवीय शोषण होता है, अवायवीय शोषण किसमें, जीवाणु तथा पौधों में होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 एटीपी अणु का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण होता है। किसमें, जब अवायवीय शोषण जीवाणु और पौधे में हो, मतलब बैक्टीरिया और पौधे में हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अगला कह रहा है कि जब जंतु तथा मानव में अवायवीय शोषण होने पर लैक्टिक अम्ल तथा 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है, जब जंतु या मानव हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किसके द्वारा यहाँ पर शोषण होता है, अवायवीय शोषण होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब जब हमारे शरीर में यदि अवायवीय शोषण हो रहा है तो उस समय किसका निर्माण होगा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा, 2 एटीपी अणु का निर्माण होगा। अब दूसरा यहाँ पर है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण किसको कहते हैं, वायवीय शोषण होता है ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। अब क्या है कि वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। क्या हो जाता है, जब वायवीय शोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसके दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो ये था हमारा यहाँ पर शोषण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अवायवीय शोषण कब होता है, किसमें होता है, वायवीय शोषण कब होता है यहाँ पर और किसमें होता है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय शोषण द्वारा पायरुवेट क्या होता है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय शोषण द्वारा पायरुवेट को किस में परिवर्तित किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, अवायवीय शोषण हमारे शरीर में होने लगता है। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, 2 एटीपी अणु का भी निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर शोषण और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। यहाँ पर आपसे एक भी क्वेश्चन आप इससे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। नहीं, ये क्या होता है, मास होता है। यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो जाता है, द्रव्यमान द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं एम से मास हो गया। एक होता है भार। भार क्या होता है यहाँ पर, भार होता है यहाँ पर डब्ल्यू बराबर एम जी। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा भार। क्या था, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। तो द्रव यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। द्रव्यमान जो होता है ये क्या है, अदिश राशि है और भार क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट यहाँ पर 1 और 2 क्या है, यहाँ पर सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, वंशागति के नियम को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान ने क्या किया है यहाँ पर, वंशागति के नियम। वंशागति के नियम कभी कभी पूछ देता है किसने दिया था, तो यहाँ पर वंशागति के नियम दिए थे कौन, यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने। क्या दिए थे, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल ने। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं,
वंशागति के नियम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी के नियम भी कहते हैं। तो ये कौन दिए थे, ग्रेगर मेंडल दिए थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर क्या किए थे, अपना प्रयोग किए थे। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, गणित और विज्ञान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन, मुक्त पतन का क्या मतलब हो गया, ओपन स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में क्या हो रहा है, वो गिर रहा है बिना किसी रुकावट के, उसमें एयर वगैरह का किसी का रेजिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, मुक्त पतन हो रहा है, यानी कि फ्री स्पेस में गिर रहा है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुक्त पतन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर मुक्त पतन का मतलब हो गया कि फ्री स्पेस में बिना किसी रेजिस्टेंस के नीचे गिर रहा है। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि मुक्त पतन की बात कर रहा है। मुक्त पतन का मतलब हो गया कि फ्री स्पेस में गिर रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस एयर वगैरह का यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर फ्री स्पेस में गिर रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। यदि आप एक रुई को गिराओ और यदि आप 1 केजी के किसी यहाँ पर वस्तु को गिराओ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम टाइम में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी वायु जो अवरोध होता है वो नहीं है यहाँ पर, जो मुक्त पतन में यहाँ पर फ्री स्पेस में गिरता है। इसी को कभी कभी निर्वात में भी कह देता है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति को होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या कर रहा है कि जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। तो ये क्या हो गया, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर जब धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का क्या मतलब हो गया, धातु के ऑक्साइड का मतलब हो गया कि वो क्षारीय प्रकृति का, मतलब क्षार हो गया। और जब हम इसका अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो जब अम्ल और क्षार मिलकर के किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड CuO को जब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यहाँ पर अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ पर क्षारीय हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो जब क्षार और अम्ल मिलता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल का निर्माण होता है, मतलब लवण और जल का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो कॉपर 2 क्लोराइड यहाँ पर हो गया और जिसका रंग क्या हो गया, नीले हरे रंग का होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड से बनने वाले नीले हरे रंग के विलयन बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, कॉपर 2 क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन बनता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे जो साइंस के थे, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लेक्चर का PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी में मिल जाएगा, तो वहां से आप यहाँ पर PDF भी जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।